नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ दी सिक्स नेपोलियंस। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और मैं लंदन के बेकर स्ट्रीट में अपने परम मित्र और सहयोगी डॉक्टर जॉन वाटसन के साथ निवास करता हूँ। मेरा जीवन रहस्यों, रोमांच और उन अनसुलझे पहेलियों से भरा हुआ है जो मानव मस्तिष्क को चुनौती देती है। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन की सबसे विचित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों में से एक है। ये है 6 नेपोलियन की मूर्तियों की कहानी, जिनके पीछे छिपा रहस्य इतना गहरा था कि ये लंदन के कोने कोने में हलचल मचा गया। ये जून 1904 की एक असहनीय गर्मी की दोपहर थी। सूरज आकाश में क्रूर अग्निकांड की तरह चमक रहा था और लंदन की सड़कें पिघलते मोम की तरह तप रही थी। मैं और वाटसन अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में बैठे थे, जहां हवा इतनी स्थिर थी कि पर्दे भी हिलने को तैयार नहीं थे। वाटसन अपनी पुरानी सैन्य कहानियों में खोए थे, अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रहे थे और मैं अपने तंबाकू के पाइप के साथ एक जटिल रसायन शास्त्र प्रयोग पर विचार कर रहा था। मेरे सामने मेज पर बिखरे कागजों और रसायनों के बीच एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसमें मैंने कुछ रहस्यमयी प्रतीकों को डिकोड करने की कोशिश की थी। तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। ये कोई साधारण दस्तक नहीं थी, ये एक ऐसी आवाज थी जो तूफान के आने से पहले की चेतावनी की तरह थी। हमारी गृह स्वामिनी मिज हडसन, जिनके धैर्य की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ, ने दरवाजा खोला और वहां खड़े थे इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, स्कॉटलैंड यार्ड के एक अनुभवी अधिकारी, जिनके चेहरे पर चिंता की ऐसी रेखाएं थी मानो वो किसी प्रलयकारी रहस्य का सामना कर रहे हों। होम्स, लेस्ट्रेड ने बिना किसी औपचारिकता के चिल्लाकर कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए और अभी चाहिए। ये मामला मेरे दिमाग को खा रहा है। मैंने अपने पाइप को धीरे से मेज पर रखा और अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। शांत हो जाइए लेस्ट्रेड, मैंने अपनी शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। बैठिए और हमें सारी कहानी विस्तार से बताइए। लेस्ट्रेड ने अपनी टोपी उतारी, जो पसीने से भीगी हुई थी, और कुर्सी पर धम से बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ये नेपोलियन की मूर्तियों के बारे में है, उन्होंने शुरू किया। पिछले कुछ दिनों में लंदन में 4 अलग अलग जगहों पर नेपोलियन की प्लास्टर की मूर्तियों को तोड़ा गया है। हर बार एक ही तरह की मूर्ति, और हर बार उसे इतनी बेरहमी से चूर चूर किया गया जैसे कोई शैतान उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। नेपोलियन की मूर्तियां? वाटसन ने आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रित स्वर में पूछा, क्या ये कोई पागलपन है? कौन इन सस्ती मूर्तियों को तोड़ने की जहमत उठाएगा? मैं भी यही सोच रहा था, वाटसन, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। लेकिन ये कोई साधारण शरारत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ भयावह। पहली घटना 5 दिन पहले कैंसिंगटन में हुई। एक दुकानदार मिस्टर हॉनर ने अपनी दुकान के बाहर रखी नेपोलियन की मूर्ति को रात में किसी ने तोड़ दिया। दूसरी घटना 3 दिन पहले चिसिक में हुई, जहां डॉक्टर बार्निकॉट, जो नेपोलियन के इतिहास के दीवाने हैं, उनके घर में उनकी 2 मूर्तियों में से एक को तोड़ा गया। तीसरी घटना उसी रात डॉक्टर बार्निकॉट के घर में हुई, जब उनकी दूसरी मूर्ति को भी चूर चूर कर दिया गया। और चौथी घटना कल रात हुई, जब मिस्टर सैनफोर्ड नाम के एक व्यापारी के घर में उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। मैंने अपनी उंगलियां एक दूसरे से मिलाई और कुर्सी पर पीछे झुक गया। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था, हर छोटे विवरण को जोड़ रहा था। क्या कोई सुराग, कोई गवाह? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं, लेस्ट्रेड ने निराशा भरे स्वर में कहा। पहली घटना में एक राहगीर ने किसी को रात में दुकान के पास भागते देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। दूसरी और तीसरी घटना में कोई गवाह नहीं। चौथी घटना में सैनफोर्ड के नौकर ने एक छाया को भागते देखा, लेकिन वो इतना डर गया था कि कुछ बता नहीं सका। लेकिन हर बार मूर्ति को इस तरह तोड़ा गया जैसे कोई उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये मूर्तियां एक ही जगह से खरीदी गई थी? मैंने पूछा, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही एक संभावित कड़ी की तलाश में था। हाँ, ये मैंने पता किया, लेस्ट्रेड ने उत्साह से कहा। सभी मूर्तियां मोर्स हडसन नाम के एक दुकानदार से खरीदी गई थी, जो कैंसिंगटन में सस्ती मूर्तियां
और सजावटी सामान बेचता है। उसने बताया कि ये मूर्तियां इटली से मंगवाई गई थी और इन्हें बनाने वाली कंपनी का नाम है जेल्डर एंड कंपनी। क्या मूर्तियों में कुछ खास था? वाटसन ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। ये सस्ती प्लास्टर की मूर्तियां थी जिनकी कीमत कुछ शिलिंग से ज्यादा नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्हें तोड़ा गया उससे लगता है कि कोई उनमें कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत कीमती है। मैंने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए गहरे विचार में डूब गया। मेरे दिमाग में कई संभावनाएं उभर रही थी। क्या ये कोई पुराना बदला था? क्या मूर्तियों में कोई गुप्त संदेश छिपा था, या फिर कुछ और जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया था? लेस्ट्रेड, मैंने अंत में कहा, क्या आप मुझे उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहां ये घटनाएं हुई? मुझे स्वयं सब कुछ देखना होगा। बिल्कुल होम्स, लेस्ट्रेड ने उत्साह से कहा। क्या आप अभी चल सकते हैं? हाँ, मैंने कहा और अपनी टोपी उठाई। वाटसन, क्या तुम इस रोमांच में मेरे साथ चलोगे? क्या मैंने कभी मना किया है? होम्स, वाटसन ने अपनी परिचित मुस्कान के साथ कहा और अपनी टोपी उठा ली। हम तीनों एक हैसन कैब में सवार होकर कैंसिंगटन की ओर चल पड़े। कैब की खिड़की से बाहर का दृश्य धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से इस रहस्य पर केंद्रित था। मैं जानता था कि जवाब इन सवालों के पीछे कहीं छिपा था और मुझे उसे ढूंढना था, चाहे इसके लिए मुझे लंदन की गलियों में कितना ही क्यों ना भटकना पड़े। हमारी पहली मंजिल थी मिस्टर हॉर्नर की दुकान, जहां पहली मूर्ति तोड़ी गई थी। दुकान कैंसिंगटन की एक व्यस्त सड़क पर थी, जहां दिन के समय लोगों की भीड़ और घोड़ों की टापों की आवाज से सड़क जीवंत रहती थी। लेकिन अब दोपहर के समय गर्मी के कारण सड़कें लगभग सुनसान थी। हॉर्नर एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा की गहरी रेखाएं थी। उसकी दुकान के बाहर का दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। जमीन पर प्लास्टर के टुकड़े बिखरे पड़े थे और हवा में अभी भी धूल के कण तैर रहे थे। ये एक आपदा थी, मिस्टर होम्स, हॉर्नर ने गुस्से से कहा। मैंने उस मूर्ति को दुकान के बाहर रखा था ताकि लोग मेरी दुकान की ओर आकर्षित हों। ये नेपोलियन की एक शानदार मूर्ति थी जो मेरे ग्राहकों को बहुत पसंद थी, लेकिन किसी शैतान ने रात में उसे तोड़ दिया। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। मैंने उस जगह का सावधानी से मुआयना किया जहां मूर्ति रखी थी। ये दुकान के दरवाजे के पास एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था जो अब टूटी फूटी मूर्ति के अवशेषों से ढका हुआ था। मैंने एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। ये साधारण प्लास्टर था, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे छेद थे, जैसे कि उसे किसी नुकीली चीज से तोड़ा गया हो। मैंने टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया और आसपास की सड़क का जायजा लिया। ये एक व्यस्त इलाका था और रात में भी यहाँ कुछ लोग आते जाते रहते थे। अगर कोई मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता तो उसे बहुत सावधानी और तेजी से काम करना पड़ता। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी थी? मैंने हॉर्नर से पूछा। नहीं मिस्टर होम्स, उसने जवाब दिया। मैं ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। रात को सब कुछ शांत था। सुबह जब दुकान खोलने आया तो ये नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। क्या कोई गवाह था? मैंने पूछा। हाँ, एक बूढ़ा भिखारी जो सड़क के कोने पर सोता है। उसने बताया कि उसने रात को किसी को यहाँ भागते देखा, लेकिन वो इतना नशे में था कि उसका बयान भरोसेमंद नहीं है। उसने कहा कि वो व्यक्ति लंबा था और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद कोई हथियार। मैंने उस भिखारी को ढूंढने का फैसला किया। कुछ देर बाद हमने उसे सड़क के एक कोने पर पाया, जहाँ वह एक पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें धुंधली थी, लेकिन मेरे कुछ सवालों के बाद उसने बताया, हाँ, मैंने उसे देखा। वो तेजी से भाग रहा था, जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक हथौड़ा या छेनी, लेकिन उसका चेहरा नहीं मिस्टर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हमारी अगली मंजिल थी डॉक्टर बारिकॉट का घर, जो चिसिक में था। डॉक्टर बारिकॉट एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर नेपोलियन के प्रति उनकी दीवानगी साफ झलकती थी। उनका घर एक छोटा सा बंगला था, जिसके सामने एक सुंदर बगीचा था, जो अब टूटी मूर्ति के अवशेषों से बर्बाद हो चुका था। मुझे समझ नहीं आता मिस्टर होम्स, डॉक्टर बारिकॉट ने हमें अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हुए कहा। मेरे पास 2 नेपोलियन की मूर्तियां थी, एक मेरे बगीचे में थी और दूसरी मेरे अध्ययन कक्ष में। पहले तो बगीचे वाली मूर्ति को तोड़ा गया,
और फिर 2 रात बाद मेरे अध्ययन कक्ष में घुसकर दूसरी मूर्ति को चूर चूर कर दिया गया। ये कोई साधारण चोरी नहीं है, ये मेरे प्रति व्यक्तिगत हमला है। मैंने बगीचे और अध्ययन कक्ष का सावधानी से मुआयना किया। बगीचे में मूर्ति एक पत्थर के चबूतरे पर रखी थी और उसके टुकड़े अभी भी जमीन पर बिखरे थे। कुछ टुकड़ों पर गहरे निशान थे, जैसे कि उन्हें किसी भारी हथियार से तोड़ा गया हो। अध्ययन कक्ष में मूर्ति एक लकड़ी की मेज पर रखी थी और उसे भी उसी बेरमी से तोड़ा गया था। खिड़की का कांच टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई उससे जबरदस्ती अंदर घुसा हो। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी थी? मैंने पूछा। पहली बार नहीं, डॉक्टर बारिकॉट ने कहा, लेकिन दूसरी बार जब अध्ययन कक्ष की मूर्ति तोड़ी गई, मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। मैं दौड़कर नीचे आया, लेकिन तब तक वो व्यक्ति भाग चुका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुझे एक छाया दिखी जो तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। मैंने खिड़की और दरवाजे की जांच की। खिड़की के पास कुछ कीचड़ के निशान थे जो किसी भारी जूते से बने थे। मैंने उन निशानों को सावधानी से मापा और अपने नोटबुक में दर्ज किया। हमारी अगली मंजिल थी मोर्स हडसन की दुकान, जहां से ये मूर्तियां खरीदी गई थी। मोर्स हडसन एक चालाक और बातूनी व्यापारी था, जिसकी दुकान सस्ती मूर्तियों और सजावटी सामानों से भरी थी। उसने हमें बताया कि उसने कुल 6 नेपोलियन की मूर्तियां खरीदी थी, जिनमें से 4 तो टूट चुकी थी। बाकी 2 मूर्तियां मिस्टर हार्डिंग और मिस्टर जोसिया हब्राउन के पास थी। क्या आपको इन मूर्तियों में कुछ अजीब लगा था? मैंने पूछा। नहीं मिस्टर होम्स, उसने जवाब दिया, ये साधारण मूर्तियां थी। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं तो मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले एक अजीब सा व्यक्ति मेरी दुकान पर आया था। उसने इन मूर्तियों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, उनका वजन, साइज, यहां तक कि उन्हें कैसे बनाया गया था। वो कैसा दिखता था? मैंने पूछा। वो एक लंबा पतला आदमी था, जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उसकी आंखें बहुत तेज थी, जैसे वह मेरे दिमाग को पढ़ रहा हो। उसने एक काला कोट पहना था और उसकी आवाज में एक विदेशी लहजा था, शायद इतालवी। मैंने उसका हुलिया नोट किया और लेस्ट्रेड से कहा, हमें इन 2 बची हुई मूर्तियों की कड़ी निगरानी करनी होगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो व्यक्ति फिर से हमला करेगा। उस रात मैंने और लेस्ट्रेड ने मिस्टर हार्डिंग के घर के बाहर निगरानी करने का फैसला किया। हार्डिंग का घर लंदन के एक शांत लेकिन समृद्ध इलाके में था, जहां ऊंची ऊंची हवेलियां और हरे भरे बगीचे थे। उनकी मूर्ति उनके बगीचे में एक संगमरमर के चबूतरे पर रखी थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। वाटसन को मैंने मिस्टर जोसिया ब्राउन के घर की निगरानी के लिए भेजा और लेस्ट्रेड के एक सहयोगी को हार्डिंग के घर के पिछले हिस्से की निगरानी करने को कहा। रात के 12 बजे थे और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। चांद आकाश में एक रहस्यमयी दीपक की तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी में हर छाया एक खतरे की तरह लग रही थी। मैं और लेस्ट्रेड एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में छिपे हुए थे, जहां से हमें बगीचे का साफ नजारा दिख रहा था। मेरे हाथ में मेरा रिवॉल्वर था और लेस्ट्रेड के पास उसकी पुलिस की छड़ी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी नजरें बगीचे की हर हलचल पर थी। तभी मुझे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो। मैंने लेस्ट्रेड को इशारा किया और हम दोनों सतर्क हो गए। एक छाया धीरे धीरे बगीचे की दीवार के पास से बढ़ रही थी। वो लंबा और पतला था और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद एक हथौड़ा या छेनी। वह दीवार के पास रुका और चारों ओर देखा। उसकी हरकतें इतनी सावधान थी कि वो किसी प्रशिक्षित जासूस की तरह लग रहा था। फिर वो तेजी से दीवार फांद कर बगीचे में कूद गया। मैंने लेस्ट्रेड को इशारा किया
और हम धीरे धीरे उसके पीछे गए। वो मूर्ति के पास पहुंचा और हथौड़ा उठाया, लेकिन उससे पहले कि वो मूर्ति पर वार करता, मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो तेजी से मुड़ा और मेरे चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं पीछे हट गया, लेकिन लेस्ट्रेड ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो व्यक्ति छटपटाने लगा और उसकी ताकत इतनी थी कि लेस्ट्रेड उसे संभाल नहीं पा रहे थे। रुक जाओ, लेस्ट्रेड ने चिल्लाया, लेकिन वो व्यक्ति और तेजी से छटपटाने लगा। मैंने अपनी जेब से एक रस्सी निकाली और उसकी कलाइयों को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने एक जोरदार लात मारी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी वाटसन वहां पहुंच गए, जो जोसिया ब्राउन के घर से दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पीछे से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। होम्स, तुम ठीक हो? वाटसन ने चिंता से पूछा। हाँ वाटसन, मैंने हांफते हुए कहा। इसे पकड़ो। हमने उसे काबू कर लिया और उसका चेहरा देखा। वो वही व्यक्ति था जिसका हुलिया मोर्स हडसन ने बताया था। उसकी आंखें क्रोध और डर से चमक रही थी और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तुम कौन हो? मैंने कड़क आवाज में पूछा। और इन मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो? वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। हमने उसे स्कॉटलैंड यार्ड ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। उसका नाम बेपो था और वो एक इतालवी मजदूर था जो जेल्डर एंड कंपनी में काम करता था। अगले दिन मैंने जेल्डर एंड कंपनी के बारे में और जानकारी जुटाई। ये एक छोटी सी कंपनी थी जो सस्ती मूर्तियां बनाती थी, लेकिन मेरी जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कुछ साल पहले इटली में एक बेशकीमती रत्न, जिसे ब्लैक पर्ल ऑफ बोर्गिया कहा जाता था, चोरी हो गया था। यह रत्न इतना कीमती था कि इसके लिए लोग हत्या तक करने को तैयार थे। चोरी के बाद रत्न गायब हो गया था और इसका कोई सुराग नहीं मिला था। मुझे एक अंदाजा हुआ। मैंने बेपो से पूछताछ की। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब मैंने ब्लैक पर्ल के बारे में बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें कैसे पता? उसने कांपते हुए पूछा। मैं शेरलॉक होम्स हूं, मैंने शांति से जवाब दिया। अब सच बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आखिरकार उसने सच उगल दिया। बेपो ने बताया कि उसने ब्लैक पर्ल को चुराया था और उसे छिपाने के लिए उसने उसे एक नेपोलियन की मूर्ति के अंदर डाल दिया था जो जेल्डर एंड कंपनी में बन रही थी। लेकिन मूर्तियां बनने के बाद वो ये नहीं जानता था कि रत्न किस मूर्ति में है, इसलिए वो एक एक करके सभी 6 मूर्तियों को तोड़ रहा था ताकि रत्न को ढूंढ सके। लेकिन तुमने मूर्तियां कैसे ढूंढी? मैंने पूछा। मैं जेल्डर एंड कंपनी में काम करता था। उसने कहा, मुझे पता था कि मूर्तियां कहां भेजी गई थी। मैंने मोर्स हडसन की दुकान पर भी कुछ समय काम किया और वहां से मुझे उनके खरीदारों के नाम और पते मिल गए। मैंने आखिरी मूर्ति जो मिस्टर जोसिया ब्राउन के पास थी को अपने कब्जे में लिया। मैंने उसे सावधानी से तोड़ा और उसमें से एक चमकदार काला मोती निकला। यह था ब्लैक पर्ल ऑफ बोर्गिया। इसकी चमक इतनी थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चौंधिया गई। मामला हल हो चुका था। बेपो को जेल भेज दिया गया और ब्लैक पर्ल को उसके असली मालिक को लौटा दिया गया। लेस्ट्रेड ने मुझे बार बार धन्यवाद दिया और वाटसन ने इस मामले को अपनी डायरी में एक भव्य कहानी के रूप में लिखा। होम्स, वाटसन ने एक शाम कहा, जब हम अपने अपार्टमेंट में बैठे थे, तुम्हारी प्रतिभा वाकई असाधारण है। एक साधारण मूर्ति में इतना बड़ा रहस्य, ये तो किसी जादू से कम नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, दुनिया में कोई भी चीज साधारण नहीं होती अगर तुम उसे सही नजरिए से देखो। यह रहस्य सिर्फ मूर्तियों का नहीं था, यह मानव लालच, धोखे और रहस्य की कहानी थी। और इस तरह
6 नेपोलियन की मूर्तियों का रहस्य हल हुआ। ये मेरे जीवन का एक और रोमांचक अध्याय था जो मुझे और वाटसन को हमेशा याद रहेगा। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ दी 6 नेपोलियंस। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।